हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विज़न की 6 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए गाइस, हम आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कैन बी अचीव थ्रू मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क इंडिया। तो गाइस, अभी किया है एक इंटरनेशनल डे बनाया गया है 26 सितंबर को। तो वहाँ पे क्या है, इंडिया ने भी कुछ बोला है कि हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को तभी अचीव कर सकते हैं जब हम क्या है मल्टीलेटरल, मतलब कि सभी कंट्रीज आपस में मिलके कुछ रूल्स बनाए, कुछ फ्रेमवर्क बनाए, तभी हम क्या कर सकते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है ये अब आप समझ ही चुके होंगे, GS2 के अंडर आएगी, इंटरनल सिक्योरिटी के अंडर। तो गाइस, अब हम ना एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कितनी मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ हैं ताकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट किया जाए। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, इसका मतलब यही होता है कि जमाखोरी ना हो। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ में लोग जाए ना। ठीक है, ताकि इसमें यही है कि हम क्या कर सकें, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, और हम प्रोमोट कर सके प्रोग्रेस इन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो गाइस इस तरह की 4-5 ट्रीटीज़ हैं और हम इसमें ये भी देखेंगे इंडिया उसका मेंबर है या नहीं, या इंडिया ने वो साइन की हुई है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रीटी है ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो गाइस ये आप अलग से सब एक ट्रीटी को नोट कर लेना। ठीक है, तो न्यूक्लियर ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के अंडर यही है कि हमने क्या करना है, न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को प्रिवेंट करना है और या कि वेपन टेक्नोलॉजी के स्प्रेड को प्रिवेंट करना है, और हमने न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल वे में यूज़ करना है एंड टू फर्दर द गोल ऑफ डिसआर्मामेंट। ठीक है, सेकंड एक ट्रीटी है फॉर बैनिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। तो गाइस हमने ये पढ़ी भी हुई है कि एक ट्रीटी है जो क्या करती है, बैन करती है कि आपने कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट नहीं करना, ना ही एटमॉस्फेयर में, ना ही आउटर स्पेस में, और ना ही अंडर वाटर में। इसे पार्शियल डिस्पेंड ट्रीटी भी बोलते हैं। इसके अलावा जो थर्ड ट्रीटी है दैट इज़ द CTBT। तो गाइस अभी ये न्यूज़ में भी थी कि इंडिया ने क्या CTBT को अपोज किया था। तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी में क्या है, ये हर एक टाइप के न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट एक्सप्लोजन को क्या करती है, बैन करती है। ये 1996 में साइन हुई थी, लेकिन अभी भी ये फोर्स में नहीं आई हुई है। ठीक है, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसके अंडर क्या है कि हमने क्या करना है, कुछ प्रोहिबिशंस लगाई हैं, आपको कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करना न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज़ में। देखो ये सिग्नेचर के लिए ओपन है कब से, 2017 से, पर अभी तक ये फोर्स में नहीं है। देखो आप खुद देख लो, जो 1996 वाली है वो अभी तक फोर्स में नहीं आई, तो भाई जो आई 2017 में वो अभी तक कितने जल्दी कैसे फोर्स में आ सकती है। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन ऊपर जो हमने 4 ट्रीटीज़ पढ़ी हैं दैट इज़ द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT, और साथ में हमने पढ़ी है जो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इसमें इंडिया ने सिर्फ TTBT को क्या कर रखा है, रेटिफाई किया हुआ है, दैट इज़ द पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी को। ठीक है, तो गाइस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी देखो इंडिया ने क्या किया है, देखो मैंने आपको अभी बताया 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें क्या है, इंडिया ने रिमार्क्स रखा है, इंडिया ने क्या कुछ बोला है कि हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को तभी अचीव कर सकते हैं जब कुछ मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क बनाएंगे। ठीक है, इंडिया ने बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, डायलॉग मतलब डिस्कशंस करनी चाहिए हर एक कंट्रीज़ को आपस में, ताकि हम कंट्रीज़ एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बिल्डअप हो सके, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। देखो अगर आप एक दूसरे पर भरोसा रखोगे, दोस्ती बनी रहेगी, तो आपको न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यही है कि आपको क्या करना चाहिए, हर एक कंट्रीज़ के साथ क्या करना चाहिए, डिस्कशंस रखनी चाहिए ताकि ट्रस्ट बिल्डअप कर सको, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सको, और एक दूसरे को सडनली आप सपोर्ट कर सको अगर कोई भी किसी दिक्कत में हो। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, डिस्कशन स्टार्ट करनी चाहिए ऑन फिसल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। तो गाइस ये अब एक और ट्रीटी है, तो गाइस हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं फिसल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी है क्या। तो गाइस ये इंटरनेशनल ट्रीटी है ताकि हमने जो फिसल मटेरियल, तो गाइस फिसल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसको आप जो फिशन रिएक्शंस है उसमें यूज़ करते हो। तो गाइस आपको पता है जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसमें मेनली होता क्या है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होती हैं। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस में क्या होता है, जो एक एटम होता है वो डिफरेंट एटम्स में क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तो फिसल मटेरियल को प्रोहिबिशन लगाया है। फिसल मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है, वो मटेरियल जिसके अंदर जो फिसल की जो जो क्वालिटीज़ होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, वो मटेरियल होता है। ठीक है, तो इस ट्रीटी में यही है कि टू प्रोहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ फिसल मटेरियल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स या फिर अदर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस में आपको फिसल मटेरियल को प्रोहिबिट किया है। इसको कहाँ पे डिस्कस किया है, अभी कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में। ठीक है, तो अभी इंडिया ने यही बोला कि हमें इसके ऊपर क्या डिस्कशन स्टार्ट करनी चाहिए। इंडिया ने काफ़ी प्रायोरिटी दी है किसको, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट को, और सपोर्ट किया कि हमें जल्दी से जल्दी जो निगोशिएशंस, जो डिस्कशंस हैं उन्हें स्टार्ट करनी चाहिए ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशन एट कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। अब गाइस ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है ये 1979 में फॉर्म हुई थी। ये सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट निगोशिएशन फोरम है इंटरनेशनल कम्युनिटी की।
ठीक है। आफ्टर एग्रीमेंट वॉज रीच्ड अमंग मेंबर स्टेट, मतलब कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट बनी थी वो कब बनी थी, 1979 में बनी थी। कब बनी थी, कैसे बनी थी, जब वहाँ के जो मेंबर स्टेट से जब फर्स्ट सेशन हुआ था यूएन जनरल असेंबली का, तभी क्या हुआ था, ये बनी थी। ठीक है। इंडिया ने द्वारा रीस्टेट किया है कि वो कमिटेड है टू यूनिवर्सल वेरीफेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटेड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट लीडिंग टू द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब कि इंडिया कमिटेड है इस गोल को, अगर अभी सभी क्या है इसको कोऑपरेट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो गाइस ये जो आपको पता ही चल चुका होगा ये किसके अंडर आएगा। तो गाइस ये जो न्यूज़ है पॉलिटी सेक्शन के अंडर आनी चाहिए या इकोनॉमिक सेक्शन, दोनों के अंडर आ सकती है। ठीक है, तो गाइस अभी क्या है, आई मीन सर गाइस ये इकोनॉमिक्स के अंडर ही आएगी। ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले हम जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल है क्या, तो इसमें ना 3-4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसके अंडर, 279A आर्टिकल के अंडर। जो भी ये रिकमेंडेशन देती है, किसको रिकमेंडेशन देती है, यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, किस पे रिकमेंड देगी, ऑफकोर्स जीएसटी रिलेटेड इश्यूज़ में। देखो सेकंड बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसको जो हेड करते हैं वो कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हेड करते हैं। और इसके मेंबर्स कौन कौन है, यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू या फाइनेंस के, या फिर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। तीसरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो इसकी रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरी बात इसको हेड कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, तीसरी बात ये कि इसका जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग है, और जो इसके डिसीजंस लिए जाते हैं वो इसके 75% जो मेजोरिटी मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी रिकमेंडेशन दिया क्या की है, जो गाइस हमने काफ़ी बार पढ़ा जीएसटी कंपेंसेशन सेस के बारे में। तो जीएसटी कंपेंसेशन सेस है क्या, देखो जब जीएसटी को 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जीएसटी इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो स्टेट्स को काफ़ी लॉस हुआ, स्टेट्स के रेवेन्यू में काफ़ी लॉस हुआ, तो उन्हें बोला गया कि चलो कोई ना, अब लॉस हो रहा है तो हम क्या करें, आपको 5 साल तक क्या है, मतलब कि 2022 तक आपको जीएसटी कंपेंसेशन सेस प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपके रेवेन्यू जो आपका लॉस हुआ है उसे कंपेंसेट करने के लिए। ठीक है, तो अब ये 5 साल के लिए था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक आ गई, इस वजह से क्या है, अभी जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस है उसको हम 2022 के बाद भी क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। अब मैंने आपको बता दिया जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या है, इसका सेस का यही है कि जो भी फर्स्ट 5 ईयर्स में जीएसटी इम्प्लीमेंट होने की वजह से जो स्टेट्स को उसके रेवेन्यूज़ में लॉस हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। देखो इसके अंदर और क्या रिकमेंडेशन है, इनमें ये बोला है जो टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब कि पूरे साल का जो टर्नओवर उनका 5 करोड़ से ज़्यादा है, अब अगर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना है तो उन्हें हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। देखो गाइस HSN कोड होता है, आपके प्रोडक्ट्स पे यूज़ होता है। देखो इसके अंदर जो दूसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो HSN कोड है वो कौन डेवलप करता है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस इसको आप अलग से लिख लो, मैंने आपको बताया है नोट्स बनाने हैं आपको। तो HSN कोड कौन डेवलप करता है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडेड गुड्स फॉर कस्टम पर्पसेस। ठीक है, मतलब अगर आपने अपने प्रोडक्ट का गुड्स का ट्रेड करना है तो अगर आपके प्रोडक्ट पे HSN कोड होता है तो वो क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या मतलब ये काफ़ी उसको ईजी होता है। साथ में क्या करें, देखो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिकली जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करें, उन्हें लॉन्च करें, या फिर जो यंग स्टार्टअप्स हैं उन्हें इनक्रेज करने के लिए हमने क्या किया, जो भी सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज हैं जैसे या इसरो के द्वारा सप्लाई की जा रही है, या फिर आपको पता है इसरो की 2 आर्म्स हो गई हैं, एक एंट्रिक्स है एक NSIL है, उन्हें अभी टैक्स से क्या किया, एग्जेम्प्ट किया। तीसरी बात क्या है, देखो जो रिटर्न फाइल्स करना होता है उनके फीचर्स को क्या किया, ईजी किया, ताकि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे हम इंप्रूव कर सकें, और जो भी बंदे को कंप्लाइंस करने पड़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस का वो ईजी हो सके। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, इंडिया साउथ अफ्रीका मूव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन कोविड-19 प्रिवेंशन ट्रीटमेंट। ठीक है, तो गाइस अभी क्या है, जो गाइस ये जो न्यूज़ है ये इकोनॉमिक्स में ही कवर होएगी GS3 के अंडर। अब क्यों कवर होएगी, देखो गाइस अभी क्या है, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने क्या किया है, वो WTO के पास गए हैं ये बोल के कि कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं उनमें उनको छूट दिए जाए जो रेगुलेट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, ताकि वो अपने एफर्ट्स को स्पीड अप कर सकें, अपने एफर्ट्स की जो प्रोसेस हैं उन्हें स्पीड कर सकें, ताकि कोविड-19 पेंडेमिक को प्रिवेंट किया जाए, जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जाए और उसे कंटेन मतलब क्या है, उस पर रोक लगाई जाए। ठीक है, अब
इंडिया और साउथ अफ्रीका का क्या कहना है? देखो गाइस, आपको पता है WTO में क्या होता है, आप कोई भी आप इंटेलेक्चुअल काम करते हो, आपका जो IPR होता है उसे प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई आपने जो रिसर्च की है या जो आपने इनोवेशन की है उसको कोई यूज़ ना कर पाए। और अगर उसे कुछ यूज़ करना होता है तो उसने जैसे पेटेंट फाइल कराया हुआ है तो उसको या तो कुछ पे करना होता है, जो भी करना होता है, ठीक है। तो आपके पहले परमिशन के बिना क्या है वो आर्टिकल आप शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी क्या है, लेकिन WTO ने इसके अंदर ये भी बोल रखा है कि अगर आपकी कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होती है तो इस वक्त क्या है, ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। हम इंडिया और साउथ अफ्रीका कहना है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, जो अफोर्डेबल मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, सपोज करो कोविड-19 पेशेंट्स के लिए जो हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स चाहिए, उनका टाइमली मैनर में क्या है प्रोसेस नहीं हो पा रहा, असेसमेंट नहीं हो पा रही। अगर हो भी रही है, अगर इजीली हमें प्रोवाइड हो भी रहे हैं, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कम्बरसम, मतलब डिफ़िकल्ट हो रही है, कॉम्प्लेक्स हो रही है और लेंदी हो रही है। ऑल्सो काफ़ी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, कुछ लीगल डिफ़िकल्टीज फेस कर रही हैं। अगर वो ट्रिप्स के जो रिलैक्सेशंस जो कंट्रीज़ को मिले होते हैं, डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो रिलैक्सेशंस मिले होते हैं ट्रिप्स के अंडर, उनके अंडर भी क्या है, कहीं ना कहीं कंट्रीज़ को कुछ लीगल डिफ़िकल्टीज या इंस्टीट्यूशनल डिफ़िकल्टीज फेस कर रही हैं। देखो, ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंडर क्या होते हैं, कुछ रिलैक्सेशन दी गई जाती हैं किसको, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को, कि वो ट्रिप्स नॉर्म के साथ क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, किस में, अपनी पब्लिक पॉलिसीज़ को मतलब कि एनहेंस करने के लिए या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब देखो गाइस, कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है, सपोज करो आपने कोई इनोवेट किया है तो आपके प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, पेटेंट किया जाएगा, ये कंपल्सरी लाइसेंस किया जाएगा और गवर्नमेंट अथॉरिटी आपके परमिशन के बिना उस प्रोडक्ट को शेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई क्या है, मतलब कि लाइक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है या फिर ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी के अंडर क्या है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या है, उस पेटेंट जो इन्वेंशन किया है उसको यूज़ को अलाउ करती है विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट होल्डर, ठीक है। तो गाइस, अब आपको समझ में ये आया होगा कि ट्रिप्स रिलैक्सेशन या ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी के अंडर क्या होता है। उसके अंदर यही होता है, WTO क्या कहता है, जो कंपल्सेशन लाइसेंसिंग है उसको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट होल्डर क्या करता है, डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को अलाउ करता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या करता है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करता है ताकि जो भी इंटेलेक्चुअल की प्रॉपर्टी है उसको आप अवेलेबिलिटी ताकि करा सके, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, क्या उसका स्कोप है। ये दोहा डिक्लेरेशन जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है पब्लिक हेल्थ पे हुआ था, वो WTO के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था, 2001 में, विच अफर्म्स दैट कि ट्रिप्स एग्रीमेंट डज नॉट एंड शुड नॉट प्रिवेंट। देखो, इसके अंदर यही बोला था कि अगर पब्लिक हेल्थ आती है, उसको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, बिना लाइक उसकी जो पेटेंट होल्डर है उसकी परमिशन के बिना उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट ट्रिप्स एग्रीमेंट डज नॉट एंड शुड नॉट प्रिवेंट मेंबर्स फ्रॉम टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फॉर डिस्कवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है GS3 में जाएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो गाइस, अभी क्या है, अभी देखो 1970 तो 1980s में जब हेपेटाइटिस सी वायरस की जो वैक्सीन है उसको डिस्कवर किया गया था, तो उसने जिसने डिस्कवर किया था उन्हें नोबेल प्राइज़ अभी मिला है। देखो, हम देख लेते हैं किन किन को मिला है। देखो, एक तो ये हार्वे जे अल्टर हैं, एक माइकल हुक्टन है और एक चार्ल्स एम राइस है। इन्हें कब मिला था, फॉर डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है, देखो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, जो हेपेटाइटिस है वो वायरल डिजीज़ है और इसमें क्या है, वो आपके लीवर को इफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस के अंदर भी 5 डिफरेंट वायरस होते हैं, A, B, C, D, E, और ये लार्जली प्रिवेंटेबल है, ठीक है। देखो, ट्रांसमिशन कैसा होता है, देखो जो हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E है वो तो आपको वाटर बोर्न डिजीज़ है, मतलब अगर आप गंदा पानी पी रहे हो या फिर मतलब कि बहुत टॉक्सिक वाटर पी रहे हो, ठीक है, तो उससे हो सकता है। और हाउएवर ये इतना क्या है, लेस सीवियर होता है, मतलब कि इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। जबकि जो हेपेटाइटिस B, C, D हैं, ये क्या होते हैं, ये ब्लड बोर्न होते हैं और ये काफ़ी फैटल भी हो सकता है, मतलब कि इट कैन लेड टू योर डेथ अगर इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट ना किया गया या इसको टाइमली मैनर में ट्रीट ना किया गया, ठीक है। जो हेपेटाइटिस B एंड C हैं वो ट्रांसमिट भी हो सकते हैं थ्रू अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, या फिर अगर आपने इन्फेक्टेड सिरिंज यूज़ कर लिया है, ठीक है, या मदर टू चाइल्ड यूज़ हो सकता है, आई मीन मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसफर हो सकता है, और या फिर ब्लड, अगर आपने इन्फेक्टेड ब्लड क्या इन्फ्यूज़ किया हो, ठीक है, अमंग अदर्स, तो इससे भी क्या हेपेटाइटिस B और C हो सकता है। सिम्टम्स या थ्रेट्स क्या हैं, क्रॉनिक, अगर आपको लंबे टाइम तक लीवर में कुछ इन्फेक्शन है, कंडीशन है तो इसके सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट क्या, देखो इस इन्फेक्शन का अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे प्रिवेंट कर सकते हैं हेपेटाइटिस B के वैक्सीन से, ठीक है। तो आपको पता ही है, जैसे बचपन में बच्चों को लगता है हेपेटाइटिस B का, अभी तक क्या है, हेपेटाइटिस C का कोई भी वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसे हम क्योर कर सकते हैं विद द ट्रीटमेंट,
ठीक है। जैसे आप कोविड देख लो, उसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन वी कैन क्योर इट, ठीक है। 2016 में क्या WHO ने कमिटमेंट किया था कि हम क्या करेंगे, हेपेटाइटिस को एलिमिनेट करेंगे बाय 2030। इंडियन गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2018 में, और ये बोला कि 2030 तक हम क्या करेंगे, हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट करेंगे। इंडिया में अभी अगर देखा जाए 4 करोड़ पीपल हैं विच आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी, और 0.6 to 1.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस सी से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली जू जनरेटेड इकोसिस्टम सर्विसेज वर्थ ₹422.76 करोड़ इन 2019-20। तो ये जो न्यूज़ है GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन में ही कवर होगी। तो यार अभी क्या है, देखो गाइस, दिल्ली जू इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है। देखो इकोसिस्टम जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लाइक आपको फूड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, आपको नेचुरल हजार्ड्स को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, इतना कुछ जो आपको इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है सर्विसेज फॉर ह्यूमन वेलबींग, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज। अब भाई दिल्ली जू अभी ये जनरेट कर रहा है, ये स्टडी किसने कंडक्ट करी है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने ये स्टडी कंडक्ट करी है, और ये बोला है कि दिल्ली जू के द्वारा क्या है, इकोसिस्टम सर्विसेज को जनरेट किया गया है कितने रुपीज़ में, वर्थ ₹422.76 करोड़। तो अगर अब जो इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है वो यही है, जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात किसके अंडर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। ये क्या करती है, इंडियन जू की जो फंक्शनिंग है उसे मॉनिटर करती है और कॉम्प्लीमेंट करती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज थ्रू एक्सिटू मेजर, ठीक है। स्टडी ने ये पाया गया जो 77% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारा इकोसिस्टम दिल्ली जू का थ्रू रिक्रिएशनल एंड कल्चर सर्विस ऑफ द जू, ठीक है। अब गाइस ये रिक्रिएशनल कल्चर सर्विस क्या क्या होती हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होते हैं, कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इकोसिस्टम क्या कर रहा है, हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर ह्यूमन काइंड वेलबींग। अब देखो इकोसिस्टम 4 वे में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, प्रोविजनल, रेगुलेशन, सपोर्टिंग, कल्चरल। देखो प्रोविजनल सर्विसेज में ये मेनली इकोसिस्टम हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, जैसे फूड प्रोवाइड कर रहा है, फ्रेश वाटर प्रोवाइड कर रहा है, फाइबर, जेनेटिक रिसोर्सेज, मेडिसिन, ये सब जो प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोविजनल सर्विसेज के अंडर आएगा। रेगुलेटिंग सर्विसेज के अंडर क्या हो रहा है कि अगर हम इकोसिस्टम प्रोसेसेस को जो हम रेगुलेट कर रहे हैं उससे जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं, जैसे क्लाइमेट रेगुलेट हो रहा है, नेचुरल हजार्ड्स प्रिवेंट हो रहे हैं, या वाटर प्यूरिफाई हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है, तो ये सब जो इकोसिस्टम के से हमें बेनिफिट मिलते हैं उससे हम रेगुलेटिंग सर्विसेज के अंडर कवर करते हैं। सपोर्टिंग सर्विसेज में नॉन मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट रिसाइकल हो रहे हैं, सॉइल फॉर्म हो रही है, ठीक है। देखो सॉइल फॉर्मिंग हो रही है तो वो क्या कहीं ना कहीं कार्बन सिंक की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये नॉन मटेरियल बेनिफिट्स हो गए। कल्चरल सर्विसेज में क्या होते हैं, ये भी नॉन मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आप क्या कर रहे हो, स्पिरिचुअल एनरिचमेंट, लाइक आप जैसे गंगा रिवर हो गया, ठीक है, आप ठीक है, हम गंगा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका एक सेक्रेट रीजन भी है, ठीक है, पीपल का पेड़ हो गया, लाइक आपको पता है सेक्रेट ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू द स्पिरिचुअल एनरिचमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मैंने आपको कल बताई थी, लाइक फॉर एन्जॉयमेंट या फिर फॉर फन, ठीक है, आप जैसे पार्क्स हो गए, ठीक है, या फिर बहुत चीज़ें होगी, ठीक है, हिल स्टेशन पर ऐसा ही होता है, एंड फॉर एस्थेटिक वैल्यूज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, रिक्रिएशनल एंड द कल्चरल पर्पस। इसमें साथ में गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि वो क्या कर रही है, 160 जूस को अपग्रेड और डेवलप करने की प्लान कर रही है। किस में प्लान कर रही है, इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए हम अपनी शॉर्ट न्यूज़ पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज डिफर्ड एमिशन नॉर्म्स फॉर ट्रैक्टर। तो गाइस आपको पता है जैसे आपके जो मतलब कि व्हीकल्स के जो नॉर्म्स होते हैं वो मेनली भारत स्टेज नॉर्म्स होते हैं, लाइक BS4 व्हीकल्स, आजकल जैसे BS6 व्हीकल्स पे चल रहे हैं। तो यार उसी तरह क्या होता है, जो ट्रैक्टर्स के जो नॉर्म्स होते हैं वो ट्रेम स्टेज नॉर्म्स होते हैं। तो अभी क्या है, देखो पहले बोला गया था कि जो नॉर्म्स हैं ट्रैक्टर के नॉर्म्स, वो अभी उसको क्या बोला गया, अभी पोस्टपोन करेंगे, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 अक्टूबर 2021 से करेंगे। इससे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है उसने प्रपोज किया था सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के अंदर अमेंड किया था और इंक्लूड किया था। देखो इसमें क्या डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स के डिफरेंट एमिशन नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे जो एग्रीकल्चर मशीनरी या जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स होते हैं, पावर टिलर्स होते हैं, या जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स होते हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स में जो व्हीकल्स यूज होता है, जैसे क्रेन हो गई या बुलडोजर्स हो गए, तो ये सब जो व्हीकल्स इसके अंदर जो नॉर्म्स होते हैं उनके सेपरेट नॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा चेंज होएगा इन नॉमेनक्लेचर ऑफ BS नॉर्म्स, ठीक है, भारत स्टेज नॉर्म्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, ट्रैक्टर एमिशन नॉर्म्स, ये सब नॉर्म्स के बारे में चेंज करना है, तो ये अमेंड किया था। इसको इसलिए अभी किया है ताकि एमिशन नॉर्म्स की कन्फ्यूजन है उसे अवॉइड किया जाए ऑफ अदर मोटर व्हीकल एंड दोज फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी, CEV एंड अदर सच इक्विपमेंट, ठीक है। तो गाइस ये मुझे न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगी। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेशनल हेल्थ
साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज एज अ ग्लोबल बायोसी लेबोरेटरी। तो गाइस अभी क्या है, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन ने क्या किया है, इसने रिकॉग्नाइज किया किसको, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को, जो किसके अंडर आता है, डीबीटी के अंडर आता है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। इसको रिकॉग्नाइज किया क्या, एक वन ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज। ये क्या करेगा, जो भी कोविड-19 वैक्सीन्स हैं उनको असेस करेगा, ठीक है। अब गाइस क्या है, इसके अंडर क्या आएगा, जो लेबोरेटरी है वो जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसे फॉलो करेगा और ये देखेगा जो डिफरेंट वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उनका क्या इफेक्टिवनेस है उसे मेजर करेगा, ठीक है। तो जैसे अभी रशिया ने अपना वैक्सीन निकाला स्पुतनिक 2, लेकिन अभी तक उसने WHO ने उसे वैक्सीन डिक्लेयर नहीं किया है, उसे भी वैक्सीन कैंडिडेट ही रखा है, ठीक है। तो इसी तरह के हमारे इंडिया में भी अभी आपने पता जैसे भारत बायोटेक ने लगाया है, ठीक है, 2 अभी वैक्सीन चल रहे हैं, जाइडस और ठीक है कोवैक्सीन। तो ये क्या है, ये सब वैक्सीन कैंडिडेट हैं। तो ये क्या करेगा, लेबोरेटरी जो है ये इसका काम यही होगा, डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो कॉमन प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, उससे क्या करेगी, डिफरेंट जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस को मेजर करेगी। ये क्या करेगी, जो वैक्सीन ट्रायल प्रोसेस को बूस्टअप करेगी, उसकी स्पीडअप करेगी और साथ में जो मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करेगी। CEPI दैट इज कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जो 2017 में लॉन्च हुई थी। इसका काम ये है कि हम क्या कर सकें, वैक्सीन को डेवलप करके टू स्टॉप फ्यूचर एपिडेमिक्स। ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क्स, तो गाइस जो सीड पार्क हैं ये अभी गुजरात में आए हैं, 2 आए हैं, ठीक है। इसका एम क्या है कि हम क्या कर सकें, कैपेसिटी बिल्डिंग एनकरेज कर सकें और क्यूमिन जीरा और साथ में जो सौंफ होती है फ्यूनल, इन दोनों की प्रोडक्शन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम अडॉप्ट कर सकें। अभी इसको सेंक्शन किसके द्वारा किए गए हैं, पार्क्स को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। तो क्या इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले ये हो सकता है कि ऑर्गेनिक स्पीसीज सीड पार्क्स हाँ है कहाँ, गुजरात में, और किसने इसको सेंक्शन किया, वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। देखिए अभी क्या DRDO ने, दैट इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है किसको, स्मार्ट को। इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 600 किलोमीटर। तो गाइस जितने भी हम चाहे मिसाइल्स पढ़ते हैं या सबमरीन्स पढ़ते हैं या फिर आर्टिलरी गन्स पढ़ते हैं, इनकी रेंज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको सबकी रेंज याद रखनी है। जो स्मार्ट है वो टॉर्पेडो सिस्टम है। अब टॉर्पेडो क्या होता है, कई एक तरह का वेपन होता है जिसमें सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं, सेल्फ गाइडेड होते हैं, ठीक है। सिगार शेप्ड अंडर वाटर प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या एंटी सबमरीन वारफेयर है विच ऑपरेशन फॉर फार बियॉन्ड टॉर्पेडो रेंज। जू इन्फेक्शन, तो गाइस अगर आपने मेरी इनसाइट्स की मैगजीन पढ़ी होगी तो कल मैंने जू इन्फेक्शन कवर कराया था। ये मेनली राइस में होता है, राइस की यील्ड को बहुत ज़्यादा क्या करता है, कट कर देता है। साइंटिस्ट कहाँ के, सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के, उन्होंने क्या किया, एक मैकेनिज्म डेवलप किया कि किस तरह से वो जो बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, जो राइस प्लांट्स या उनको इफेक्ट करता है राइस की यील्ड को। जू क्या करता है, काफ़ी एक ब्लाइट डिजीज़ है राइस में, ये यील्ड लॉस करता है टू राइस कल्टीवेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अभी इनको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कल एग्जाम्पल, प्लाज्मा थेरेपी होती है। इसी की तरह क्या है, जो जू का खुद का बैक्टीरिया है या फिर जो राइस प्लांट जो खुद इफेक्टेड है उस डिजीज़ से, ठीक है, उसकी सेल वॉल से एक मॉलिक्यूल डेवलप करेंगे जिससे उस राइस को हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट विद सेल्यूलोज, दैट इज अ सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, जो जू के द्वारा सिक्रीट किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो हम राइस का जो उसका जो खुद का इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाएंगे, उसके प्लांट के कुछ इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे और वो राइस प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन बाय द जू। श्याम जी कृष्ण वर्मा, तो गाइस आपको पता आना चाहिए भाई, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने हिस्ट्री में 2 पार्ट्स पढ़े हुए, रिवोल्यूशनरीज इन द इंडिया, रिवोल्यूशनरीज अब्रोड, ठीक है, स्पेक्ट्रम में। तो गाइस श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, उन्होंने देखो इंडियन होम रूल सोसाइटी को फाउंडेड किया था लंदन में 1905 में, टू प्रमोट द कोज ऑफ सेल्फ रूल इन द ब्रिटिश इंडिया। इंडियन हाउस को फाउंडेड किया था ताकि हम स्टूडेंट्स जो रेजिडेंट्स हैं लंदन में 1905 से 1910 के बीच में, ताकि हम उनके अंदर नेशनलिस्ट व्यूज़ को प्रमोट कर सकें, नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट कर सकें अमंग इंडियन स्टूडेंट जो कि ब्रिटेन में थे। इंडियन सोशलिस्ट एक मंथली जर्नल था, इन्होंने वो भी पब्लिश किया था ताकि नेशनलिस्ट आइडियाज़ लोगों तक पहुंचा सकें। तो अभी क्या किया हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने, क्या किया, फ्रीडम फाइटर श्याम जी कृष्ण वर्मा को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट पे किया। लास्ट न्यूज़, ट्रांसफैट्स। तो क्या जो ट्रांसफैट्स होते हैं वो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, इनेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। ये कब होता है, जब हम हाइड्रोजन को किस में ऐड कर सकते हैं, लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स में। तो क्या हम जो ट्रांसफैट को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, मतलब कि वो इजीली ख़राब नहीं हो सकता। दे आर यूज इन एडिबल प्रोडक्ट्स एज इट हैज़ लॉन्गर शेल्फ लाइफ।
लेकिन ये हार्मफुल है क्योंकि ओबेसिटी इसका कोज है, जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट्स में मेनली होता है। टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनफर्टिलिटी, तो ये सब इसका कोज हो सकता है। WHO ने रिकमेंड किया है कि जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं उनका जो एनर्जी इनटेक होना चाहिए वो 1% से भी कम होना चाहिए। और ये भी बोला कि 2023 तक हमें क्या करना है, ट्रांस फैटी एसिड्स को एलिमिनेट करना है अपनी फूड सप्लाई से। हमारा जो फूड सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने प्रपोज किया कि हमें क्या करना है, ट्रांस फैटी एसिड की जो लिमिट है फूड्स में 2% तक ही होनी चाहिए और हमने एलिमिनेट करना है ट्रांस फैट्स को 2022 तक। ठीक है। सो गाइस, आज के डेली करंट अफेयर्स की एक मैगजीन कंप्लीट होती है। अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।